हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में मैं केजीएफ सर। आज हम फिर से जुड़े हैं डियर स्टूडेंट आप सभी के साथ अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। चलिएगा तो फटाफट से जो है जुड़ जाइएगा इस सेशन के साथ और एक बार इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जिनको अभी तक इस सेशन के बारे में जानकारी नहीं मिली है कि सेशन जो है चालू हो गया है, तो वो जो है सेशन के साथ जो है जुड़ जाएं। और इस क्लास में अभी तक आपको जितनी भी क्लासेस देखने को मिली हैं, ठीक, वो सारी की सारी क्लासेस जो है आपको अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक प्रीलिम्स पॉसिबल, जो कि आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स को जो है पॉसिबल बनाती है, उससे रिलेटेड रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड रही हैं। तो अगर आपको इन क्लासेस का अगर प्रिंट फॉर्म चाहिए या फिर हम कहें कि प्रिंटेड फॉर्म चाहिए, तो आप आज ही जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अरिहंत पब्लिकेशन की ये रेड कलर की बुक जो है परचेज कर सकते हैं। क्लियर। और इस बुक की सबसे खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपको देखने को मिलेगी। चलिएगा, और ये आपके ना नज़दीकी हर बुक स्टोर पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से जो है इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। क्लियर। चलिएगा, तो लेकर के चलना चाहूँगा ठीक आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन पर। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, तो हमने इस क्लास में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है 27 जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है मैंने आप सभी को जो है होमवर्क में दिया था। ठीक, चलिएगा, तो अब आपको 27 का जो है आंसर करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया था संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। ठीक, तो आपको जो है सही ऑप्शन जो है बताने हैं। आइएगा देख लेते हैं। पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंत्योदय उद्देश्य का बना, माने अंत में जो है उद्देश्य का जो है बना। क्लियर। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है एकदम सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक, अर्थात इसके आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में 42 वहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जो है 1976 में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या? 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे? तो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। इसलिए इसका ये थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, आपको जिस ऑप्शन में नजर आ जाए वही इसका राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लेकर के चलना चाहूंगा आपको ठीक एक्सप्लेनेशन की ओर। संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतरोगत्वा, अर्थात अंत में उद्देशिका बना। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान की उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया था या फिर स्वीकार किया गया था। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सॉरी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं होगी, अर्थात प्रस्तावना को आधार बनाकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान के विभिन्न प्रावधानों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह संविधान के विशेष प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, और 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि उद्देशिका निहित मूल विशेषताओं को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, अर्थात मूल ढांचे को जो है नहीं बदला जा सकता है। क्लियर। चलिएगा,
तो लेकर के चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वेट कर रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, ये बात जो है पहली बार जो है कब और किस केस में जो है एक्सेप्ट की गई। क्लियर? आइएगा तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 मामले में प्रस्तावना या उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करने योग्य बताया गया है। बेरुवारी 1960 मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। 1973 में केशवानंद भारती के केस में जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का जो है अंग मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिएगा फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, जिनको नहीं पता तो भैया जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन देखें और बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत है। क्लियर? चलिए आइएगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। दिए गए कथनों में कथन सी जो है सही है। सामाजिक समानता भारतीय संविधान में प्रत्याभूत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक का विवरण है। इसके साथ ही संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है बात कही गई है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान की एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ठीक, तो भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? BR अंबेडकर। क्या हो जाएगा? BR अंबेडकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसे पवित्र दस्तावेज बनाने के साथ इतना लचीला भी बनाया है कि इसमें समय की आवश्यकता के अनुसार यथोचित बदलाव किए जा सकें, अर्थात हमारा संविधान जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ठीक, चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिएगा आइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। यह भारतीय संविधान के स्रोत पर प्रकाश डालती है। यह संविधान के उद्देश्यों को परिलक्षित करती है। इसमें संविधान के प्रवर्तक की तिथि दी गई है। इसकी संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वस्तुतः प्रस्तावना को किसी प्रकार न्यायिक वाध्यता की सीमा में नहीं रखा गया है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसमें पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ठीक, किस केस में किया है? तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती। क्या? केशवानंद भारती केस 1973 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी निश्चित किया। केशवानंद भारती बाद में यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन करने का संवैधानिक अधिकार है, किंतु उक्त संशोधन की सीमा यह है कि वह संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित नहीं करेगी। आधारभूत ढांचे की जगह आप
मूल ढांचा भी कह सकते हैं। क्या? मूल ढांचा भी जो है कह सकते हैं। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है किस विचारधारा का? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता का। क्या? सार्वभौमिकता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के रूप में माना जाता है। सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से जो है प्रारंभ होती है, और ये हम आपको कई बार जो है पढ़ा चुके हैं। क्लियर? चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? चलिएगा, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कौन सा केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि भैया जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेरूबारी केस। ठीक, और ये केस था 1960 का। कब का था? 1960 का जो है ये केस था। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। पेरुवारी बनाम भारत संघ जो है 1960 बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि यद्यपि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत है किंतु यह संविधान का भाग नहीं है। तथापि यहाँ संविधान की भाषा स्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायता प्रदान करेगी, अतः यह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ठीक, क्लियर? तो जो संविधान निर्माता लोग थे उनके ब्रेन में उस समय भारत के संविधान को लेकर के क्या क्या चीजें रही थी उनको जानने का जो है एक बेहतर जो है प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? क्या? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? के एम मुंशी। क्या हो जाएगा? के एम मुंशी जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। के एम मुंशी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, कानून विशेषज्ञ, साहित्यकार तथा शिक्षाविद थे। क्लियर? चलिएगा, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस अरिहंत पब्लिकेशन की ये जो प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज है, इसमें डियर स्टूडेंट आपको भारतीय इतिहास, भूगोल, ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान जैसे आपको जीएस के जो है तमाम जो है सेक्शन जो है कवर कराए जाते हैं। ठीक, जो आपके प्रीलिम्स को बनाते हैं पॉसिबल, तो आज ही अरिहंत पब्लिकेशन की इस प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज से जो है अवश्य जुड़े। क्लियर? चलेगा, तो यहां पर खत्म हो जाता है आपका ये टॉपिक। ठीक, जो था आपका क्या? संविधान की प्रस्तावना। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है आपका वो रहने वाला है संविधान का भाग 1। क्या रहने वाला है? तो संविधान का भाग 1 जो है वो रहने वाला है। आइएगा, ठीक, आ जाइए। तो यहां पर हम बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान। ठीक, तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? भाग 1 में। भाग 1 की बात करें तो इसमें आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बात कही गई है। सेकंड में संघ की विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों पर जो उसके समाधान में उचित लगे नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश तथा नए राज्यों का निर्माण, सीमा और नाम में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, और किसके तहत किया जाएगा फिर? तो फिर भैया एक साधारण बहुमत के द्वारा। क्या? साधारण बहुमत
अगर हम कहें तो सिंपल मेजोरिटी। ठीक, क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र की श्रेणियां कितनी हैं? तो पहली अनुसूची में जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है, जहां पर आपको राज्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं और अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र की श्रेणियां अगर आपको देखनी हो तो आपको जो है पहली अनुसूची में जो है देखने को मिलेंगी। और ये कौन कौन सी जो है श्रेणियां हैं? तो पहली श्रेणी है आपकी, ठीक, राज्य। ठीक, दूसरी श्रेणी है आपकी केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तीसरी है आपकी अधिग्रहित क्षेत्र। क्या है? अधिग्रहित क्षेत्र। क्लियर, चलिएगा। आई होप आपको यहां तक जो है चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। आइएगा आगे देखिएगा। विशेष उपबंध वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। नेक्स्ट है भारतीय संघ के 1950 के राज्यों के 4 भाग, ABCD। ठीक, गवर्नर का शासन, शाही का शासन, केंद्रीयकृत शासन या फिर अंडमान निकोबार। ठीक, तो ये 4 कैटेगरी बनाई गई थी। ठीक, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संघ के राज्यों को जो है 4 भागों में जो है विभाजित किया गया था। और ये 4 भाग जो है 1956 में जो है समाप्त कर दिए गए थे। क्या? 1956 में जो है समाप्त कर दिए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। क्या? राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम के द्वारा जो है इन्हें समाप्त कर दिया गया था। और इसके लिए जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किया गया था। क्लियर, चलिए। नेक्स्ट है देशी रियासत का एकीकरण। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना, स्वतंत्र। 554 रियासत भारत में शामिल हो गई, किंतु जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर भारत में विलय नहीं हुई थी। ठीक, बाद में ये भी विलय हो गई थी। ठीक है, चलिए आइएगा इस पर बेस जो है, आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर, आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है डियर स्टूडेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसी प्रकार जो है चलते रहेंगे हम लोग। ठीक, और क्वेश्चनों का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। क्लियर, चलिएगा आइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ठीक, तो आप जब आर्टिकल 1 देखेंगे, क्या देखेंगे? आर्टिकल 1 देखेंगे तो उसमें कहा गया है संघ का नाम। और संघ का नाम क्या दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया जो है दिया गया है। और ये नाम हमें संविधान के आर्टिकल 1 में जो है देखने को मिलता है। आइएगा, तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत अर्थात इंडिया के नाम से है। संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा के समक्ष 3 नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान थे। इन तीनों नामों में भारत उसकी ऐतिहासिक तथा इंडिया उसकी वैश्विक पहचान से जुड़ा हुआ था, जबकि पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद हिंदुस्तान धर्म से जुड़ने के कारण जो है स्वीकार नहीं किया गया। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। क्या हो जाएगा? राज्यों का यूनियन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का संघ का तात्पर्य है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है तथा राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। संघीय व्यवस्था में राज्यों का विभाजन प्रशासनिक
सुविधा के लिए किया गया है। क्लियर, चलिएगा आइएगा लेकर के चलना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, निम्नांकित में से संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ठीक, नया राज्य बनाने की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है कई आर्टिकल्स में जो है देखने को मिलता है, 2 में भी और 3 में भी, मगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 2 में नए राज्यों का क्या, नए राज्यों का प्रवेश दिया गया है। क्या, नए राज्यों का प्रवेश दिया गया है, जबकि ठीक इसमें आर्टिकल 3 में जो है नए राज्यों की स्थापना की बात कही गई है। क्लियर, संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य का निर्माण अर्थात राज्य का नाम बदलने का अधिकार जो है आर्टिकल 3 देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र तथा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संघ के नाम संघ में जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो है निहित किया गया है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो डियर स्टूडेंट, साधारण बहुमत चाहिए। ये हमने आपको पहले ही बताया था जब हम आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक समरी के टाइप में जो है थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो पढ़ा रहे थे। क्लियर, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। ठीक, चलिए, एक नए राज्य को बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु आर्टिकल 268 के अंतर्गत अन्य विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, बल्कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती हैं। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने। ठीक, आइएगा पढ़िएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया है डियर स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। क्या, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। क्लियर, चलिएगा तो यहां पर जो है सही नहीं पूछा गया था और यही है। ठीक, क्योंकि नए राज्य का फॉर्मेशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक, चलिए नए राज्यों के निर्माण के बारे में कथन सी जो है सही नहीं है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि संसद अपने साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अंतर्गत इस प्रकार की विधि का अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है और शेष जो है कथन में दिया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो डियर स्टूडेंट यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर जो है इनमें से किसी की भी जो है सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? ऐसी कोई चीज जो आपको न समझ में आई हो तो भैया न तो राज्य की विधानसभा के सदन की जो है अनुमति चाहिए, ठीक, न वहां के मुख्यमंत्री की, ना ही राज्य की। क्लियर, चलिए हाँ ये बात अलग है कि बदलने के बाद जो है राज्य के पास जो उसकी इच्छा जानने के लिए भेजा जा सकता है। आइए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए उपरोक्त में से किसी भी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, किसी राज्य की क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तावित विधेयक को यद्यपि राष्ट्रपति उक्त राज्य के विधानमंडल के पास विचार के लिए भेज सकता है, जिसे एक निर्धारित समय सीमा के अंतराल विचारों के साथ राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, किंतु राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस तरह संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या फिर सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के जो है पहल कर सकती है। क्लियर, तो वही चीज माने बिना स्टेट से पूछे जो है काम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं
को परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संसद किस किस से मिलकर के बनती है? तो भाई संसद का निर्माण होता है किस किस से मिलकर के? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा संसद का निर्माण किस किस से मिलकर के होता है? तो डियर स्टूडेंट, संसद का निर्माण जो है लोकसभा से मिलकर के होता है। लोकसभा के अलावा जो है आपको राज्यसभा जो है देखने को मिलती है। राज्यसभा के अलावा जो है आपको राष्ट्रपति जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? चलिएगा, तो इन तीनों के मिश्रण से बनती है क्या? संसद। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये संविधान का आर्टिकल जो है 79 जो है कहता है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मगर उससे पहले एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान के अंतर्गत संसद को राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त की है। ठीक, भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त की गई है। राज्यों के निर्माण तथा पुनर्गठन के संबंध में निम्न प्रवृत्तियों के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र में विस्तार, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को कम करना, सीमाओं में बदलाव तथा राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। उल्लेखनीय है कि इन संदर्भ में कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको जो है यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, लेकर के चलना चाहूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ठीक, किसी राज्य का क्षेत्र का बढ़ाना, कम करना। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए एक संघ राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगी, संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक, क्लियर है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर के अथवा किसी राज्य क्षेत्र को राज्य के भाग के साथ मिलाकर के नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसके अतिरिक्त वह किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य की सीमा तथा राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। और ऐसा कौन करेगा? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी? सिंपल मेजोरिटी से करेगी। चलिएगा, बिहार को काटकर एक पृथक नवांचल राज्य बनाना संभव है, और ये संभव किसके द्वारा है? तो डियर स्टूडेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। और संसद यहां पर आपको तीनों में से ऑप्शन में से जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, बिहार को काटकर एक पृथक नवांचल राज्य का बनाना उपरोक्त में से किसी भी प्रावधान से संबंधित नहीं है, क्योंकि बिहार को विभाजित करके 15 नवंबर 2000 को झारखंड नवीन राज्य का गठन किया गया था। राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित की गई है, और इसके वर्णन में यही चीज आपको देखने को मिलेगी कि नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ठीक, तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में जो है परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का प्रवेश। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये नए राज्य का प्रवेश बात जो है आपके संविधान के आर्टिकल 2 में कही गई है। किसमें कही गई है? संविधान के आर्टिकल 2 में कही गई है। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलते हैं डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि संसद के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का उपबंध किया गया है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को इसी उपबंध द्वारा जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत एक संघीय राज्य है कैसे? कैसे कहें हम कि भारत एक संघीय राज्य है? तो डियर स्टूडेंट,
ठीक, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण होने के कारण जो हम भारत को एक संघीय राज्य कहते हैं। क्लियर, चलिएगा आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण के आधार पर भारत को एक संघीय राज्य कहा जाता है। क्लियर, संघीय गुण वाले राष्ट्रों में शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। भारत के संदर्भ में 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों की विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों के विभाजन का जो है स्पष्ट उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका को एकात्मक तथा संघात्मक दोनों का प्रमुख गुण माना जाता है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति का अधिग्रहण संघीय लक्षण के विपरीत प्रावधान है। क्लियर, भारत के संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है तथा यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों आदि के वितरण से जो है संबंधित है। क्लियर, चलिए भैया लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपको एक तरफ कथन एक तरफ कारण देखने को मिल रहा है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आइएगा देख लेते हैं। ठीक, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप है, बात तो सही है। अनुच्छेद 352 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान से है। ठीक, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आर सही है, क्योंकि आर्टिकल 352 में तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है? राष्ट्रीय आपात का जो है प्रावधान दिया गया है, जबकि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के आर्टिकल 356 में है। किसमें है? आर्टिकल 356 में जो है दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। क्लियर, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप का है। संघात्मक गुण वाले राष्ट्रों में शक्तियां केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका आदि उदाहरण जो भारतीय संविधान के संघीय चरित्र के को जो है प्रबुद्ध करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 356 में वर्णित है, न कि अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है आपात लगाने के उपबंध करता है। और कौन सा आपात? तो हमने आपको क्वेश्चन में बताया था राष्ट्रीय आपात। क्या? राष्ट्रीय आपात। यहां पर जो है क्लियर नहीं किया कि भैया कौन सा आपात लगेगा। ठीक, हमने आपको क्लियर कर दिया है। चलिएगा अब बात करें राज्यों का पुनर्गठन। तो मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950, क्या 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 1956 तक जो है ठीक भारत के राज्य, क्या भारत के राज्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये राज्य क्षेत्र जो है एक 4 वर्गों में विभाजित थे। क्या? 4 वर्गों में विभाजित थे, ए, बी, सी और डी। क्लियर, और इस कैटेगरी को जो है 1956 में जो है समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और समाप्त करने के लिए क्या किया गया था? तो 1953 में फजल अली, क्या फजल अली आयोग का गठन किया गया था। और इस फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और इसकी रिपोर्ट के बिहाफ पर संसद ने, क्या संसद ने जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो है किया। और इसके द्वारा जो है क्या बनाया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया, जिसके द्वारा ये ABCD को जो है समाप्त किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है स्थापित किए गए। बाद में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, क्या आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3
का उपयोग करके ये 14 राज्य जो है आज वर्तमान में 28 राज्य बन गए हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? चलिएगा, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, तो भारत में राज्यों के गठन के लिए क्या, राज्यों के गठन के लिए आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो है आपको एक एस के धर, क्या, एस के धर आयोग जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक, फिर आपको जेबीपी समिति जो है देखने को मिलती है। क्लियर? जेबीपी समिति के बाद जो है आपको भाषाई, क्या, भाषा के आधार पर आंदोलन देखने को मिलता है। क्या आंदोलन? और ये आंदोलन किस भाषा, तो तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा आंध्र प्रदेश के गठन के लिए, क्या, आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो है होता है। फिर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। क्या होता है? आंध्र प्रदेश का गठन होता है और यह गठन 1 अक्टूबर 1953 को होता है। फिर इसके बाद फजल अली आयोग का जो है गठन किया जाता है 1953 में, और ये फजल अली आयोग जो है 3 सदस्यीय होता है। क्या? 3 सदस्यीय होता है, जिसमें आपको हृदय नाथ कुंजरू, ठीक, के एम पणिक्कर, क्लियर, और फजल अली। तो ये 3 मेंबर्स थे, इनमें से फजल अली जो है हेड थे। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अनुसार पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख आयोग और समितियां। तो एस के यहां पर जो धर लिखा है ना, वो एस के धर आयोग है। नए राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं अपितु प्रशासनिक कार्य कुशलता होनी चाहिए। फिर जेवीपी समिति, भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया गया। फिर है फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर ध्यान दिया जाए। सांस्कृतिक व भाषाई तत्व जो है वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तत्व जो है जनकल्याण को शामिल किया जाए। 4 वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। प्रत्येक राज्य में कल्याणकारी योजनाएं व इसका संवर्धन होना चाहिए। क्लियर? चलिएगा, फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। अन्य राज्यों के गठन की अगर हम बात करें तो 1960 में गुजरात का ठीक निर्माण किया गया। ठीक, फिर 1963 में नागालैंड का जो है निर्माण किया गया। फिर 1966 में हरियाणा का, 1974 में सिक्किम का, और 1973 में कर्नाटक जो है अस्तित्व में आया। ठीक, क्लियर है? और फिर 1987 में जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य बनाए गए। 2000 में जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो है राज्य बनाए गए। 2014 में तेलंगाना जो है अस्तित्व में आया, और ये भारत का जो है अंतिम राज्य था। ठीक, और आपको बता दूं कि भारत का एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर, ठीक, उसे राज्य की कैटेगरी से हटा करके जो है क्या बना दिया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इसका विभाजन करके जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक, पहले की अगर हम बात करें तो पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। क्लियर है? तो ये 2 जो है भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। क्लियर? चलिए, विशेष दर्जा प्राप्त की अगर हम बात करें तो वे राज्य जो भौगोलिक व सामाजिक आर्थिक नुकसान या सामना करते हैं, ठीक, नुकसान का जो है सामना करते हैं। वर्तमान में असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि भैया ये कभी जो है
प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है इनमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 53 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करते हुए सही विकल्प का जो है आंसर आपको बताना है। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो कथन फर्स्ट और कथन थर्ड जो है एकदम सही है, सेकंड जो है सही नहीं है। क्लियर? चलिएगा, क्योंकि आयोग ने बंबई और पंजाब को विभाजित करने का समर्थन नहीं किया था, इसलिए जो है ये गलत है। बाकी का फजल अली थे, के एम पणिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, ये मैंने आपको अभी बताया। संसद में पास पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए जो है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में कथन फर्स्ट और थर्ड जो है सही है। दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु 3 सदस्यीय एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली तथा 2 अन्य सदस्य के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद से प्राप्त राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए थे, जबकि कथन 2 जो है गलत, सही नहीं है, क्योंकि इस आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का जो है समर्थन नहीं किया था। तो बात वही है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो भाई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की जो है स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और 6 संघ शासित क्षेत्रों की या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, द्वीप समूह संयुक्त रूप से, और मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक, तो ये जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में जो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कथन एक कारण है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या दोनों सही है, क्या फिर दोनों गलत है? ठीक, क्लियर है? या फिर एक सही है दूसरा गलत है? आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या कह रहा है? भारत संघ है, बिल्कुल नहीं है भैया। ठीक, किसी भी राज्य, क्षेत्र या सीमा उसकी जो है सहमति के बिना जो है परिवर्तित, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है, और भाई आर जो है सही है। क्लियर? चलिए आइएगा, तो बात करें, भारत एक संघ है, इसके संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का जो है संघ होगा। भारत एक संप्रभु, संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जिसमें सदस्य संसदीय प्रणाली की सरकार है। राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। इस संबंध में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 2 शब्दों का उल्लेख, पहला परिवर्तन से संबंधित है और कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, तथा दूसरा संस्तुति से जो है पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जो है संबंधित राज्य को, विधानमंडल को जो है मत जानने के लिए भेज सकता है। ठीक, और मानना न मानना उसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि इन 3 पॉइंटों में से जो है राइट आंसर क्या होगा, और आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है यहाँ संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है, तो बात तो सही है भाई। ठीक, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग नहीं होने का अधिकार है, बात सही है। इसके द्वारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक, बिल्कुल सही है भाई। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टामी सीतारमैया की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस कमेटी, बिल्कुल सही है। ठीक, और देखिए इन तीनों को मिलाकर के ही बनती है जेबीपी समिति। क्लियर है? जेबीपी समिति। क्लियर? तो इसमें जे का मतलब हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पी का मतलब कौन हो गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, पी का मतलब क्या हो गया? पट्टामी सीतारमैया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है सभी जो है सही है। आइएगा,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और उसके संघ क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें भारत के लिए राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है कि संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वहीं एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को जो है वरीयता दी थी। इसके अलावा पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टामी सीतारमैया के अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। क्लियर। तो जो जेबीपी समिति थी वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित माने फेवर में नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में जो है किया गया था। क्लियर। चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ भी जो है निगाह डाल लेते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टामी सीतारमैया की रिपोर्ट के बाद श्री रामलू ने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग करते हुए आमरण अनशन तथा 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू हुआ। अंततः भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बना और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं तेलुगु भाषी आंदोलन, जो कि मैंने आपको वहां पर बताया था। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? क्या पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। और 1956 में करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया था संसद ने। किसके आधार पर? तो फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर। फजल अली आयोग का गठन 1953 और रिपोर्ट 1956 में जो है दी गई थी। चलिएगा, आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का पुनर्गठन जो 1956 में हुआ था। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठित किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 30 दिसंबर 1955 को सौंप दी और वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से पारित किया गया। इसके अंतर्गत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। क्लियर। चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कश्मीर रियासत के किस राज्य ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? क्या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो भैया उनका नाम क्या था? हरि सिंह था। क्या नाम था? हरि सिंह जो है कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के राजा थे, जिन्होंने भाई एक विलय पत्र पर साइन किया था। और ये विलय पत्र क्या था? जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में किया गया था। क्लियर। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो कश्मीरी देसी रियासत के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय से बचाना चाहते थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला इसका विलय भारत में चाहते थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों ने नेतृत्व में पठान कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी, जिससे घबरा करके जो है 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में जो है विलय करने के लिए जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न में से किस देसी राज्य का क्या निम्न में से किस देसी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह से हुआ है? तो भैया इसका राइट आंसर है जूनागढ़। क्या हो जाएगा? जूनागढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जूनागढ़ देसी रियासत का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ है। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी, जिसके नवाब महावत खान थे। 14 अगस्त 1947 को अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ करने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय सेना राज्य में प्रवेश कर गई और फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया तथा जनमत संग्रह के आधार पर जो है 20 फरवरी 1948 को जो है जूनागढ़ का भारत में विलय कर दिया गया। क्लियर भाई। चलिए, और हैदराबाद जो है सैनिक कार्यवाही, जम्मू कश्मीर विलय पत्र। क्लियर। और इसके अलावा यहाँ पर 2-3 रियासतें नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं है, मगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो कहां पर चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
हैदराबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो सैन्य अभियान द्वारा हैदराबाद देशी रियासत का विलय भारत में किया गया था। हैदराबाद के निजाम भारत के साथ यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु वहां की जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। अतः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय जो है भारत में कर दिया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एमपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया था, ठीक। और ये उस समय पूछा गया क्वेश्चन है जिस समय आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश से टूट करके तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, ठीक। क्योंकि इस आंध्र प्रदेश से 2 जून, क्या 2 जून 2014 को जो है, ठीक, क्या हुआ था? तो भैया आंध्र प्रदेश टूट करके जो है अलग गया था। क्लियर? चलिएगा आइएगा व्याख्या देख लीजिएगा। प्रश्नकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम नहीं बदला गया, किंतु 2 जून 2014 से तेलंगाना पृथक राज्य के रूप में गठित हुआ है। हैदराबाद उसकी राजधानी बन गई, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापट्टनम है। ऐसे राज्य जिनकी राजधानियों के नाम परिवर्तित किया गया है, ठीक, तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, अब तिरुवनंतपुरम हो गई, जो कि 1991 में बदली गई। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, अब चेन्नई है, जो कि 1996 में की गई। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई थी, जो कि मुंबई की गई, वो कब की गई? 1996 में की गई। फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता, जिसे कोलकाता नाम कर दिया गया 2001 में। और फिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 2006 में बंगलुरु कर दी गई। इसी प्रकार उत्तराखंड का नाम भी जो है वर्ष 2006 में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। उसका नाम उत्तरांचल था, मगर उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इनमें से जो है किसी भी राज्य का जो है गठन नहीं हुआ था 1948 को। क्यों? क्योंकि देश का संविधान ही 1950 में लागू हुआ है। क्या 1950 में तो 26 जनवरी के दिन जो है देश का संविधान जो है लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्लियर? चलिएगा आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो जो हमने देखा वही मिला। क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब राज्यों का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान किया गया। इससे पूर्व वर्ष 1956 में हिमाचल प्रदेश भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? ठीक, तो आपको बताना है कि किस राज्य को जो है विशेष श्रेणी का दर्जा जो है प्राप्त नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि बिहार को जो है विशेष राज्य का जो है दर्जा प्राप्त नहीं है। क्लियर? चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। बिहार राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का जो है दर्जा जो है नहीं प्रदान किया गया है। ठीक, तो राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया था। वर्ष 1996 में पहली बार जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। बाद में 9 राज्यों, ठीक, कुल 12 राज्य जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना को ठीक विशेष श्रेणी का दर्जा, ठीक विशेष श्रेणी का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में एक राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का जो है दर्जा दिया गया था, जो कि रद्द होने के बाद ही समाप्त कर दिया गया है। ठीक, इस तरह वर्तमान में जो है 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आइएगा देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम जो है लगा दीजिए।
कालानुक्रम का मतलब होता है कि इनके गठन के अनुसार जो है आपको लगाने हैं। और डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आपको जो है हरियाणा जो है वो देखने को मिलेगा, फिर आपको जो है गोवा देखने को मिलेगा, और फिर गोवा के बाद जो है आपको झारखंड जो है आपको देखने को मिलेगा, और फिर आपको जो है तेलंगाना जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब से विभाजित करके किया गया था, जबकि गोवा 30 मई 1987 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पूर्व ठीक ये जो है एक संघ शासित जो है क्षेत्र बनाया गया था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से विभाजित करके किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित करके जो है किया गया था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया? झारखंड तो भैया ये आया वर्ष 2000 में। क्या? वर्ष 2000 में आया। और झारखंड कोई अकेला नहीं आया था, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड राज्य भी जो है वर्ष 2000 में बनाए गए थे। क्लियर? चलेगा। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसका गठन बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 15 नवंबर 2000 को ठीक 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। यह बिहार के दक्षिणी भाग से अलग करके बनाया गया था। यह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा जो है साझा करता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो फिर से वही क्वेश्चन, वही पैटर्न। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर आंध्र प्रदेश के बाद जो है आपको हरियाणा राज्य जो है देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको जो है सिक्किम राज्य जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। यह स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1971 में किया गया था। सिक्किम में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। क्लियर? चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम लगाइए। तो अगेन वही क्वेश्चन ठीक रिपीटेड है, मगर भैया ऑप्शन चेंज हो गए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है इसे और डीप तरीके से समझेंगे। नागालैंड राज्य का निर्माण जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ। मेघालय का निर्माण जो है 21 जनवरी 1972 को हुआ। सिक्किम का 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को जो है इनका गठन हुआ। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का, राजस्थान मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का, क्योंकि इसका निर्माण मध्य प्रदेश से अलग करके जो है किया गया है। किसका? छत्तीसगढ़ का। कब किया गया? वर्ष 2000 में। चलिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ था। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभागों ठीक रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के 16 जिले अर्थात 96 तहसीलों एवं 144 विकास खंडों से जो है किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत रायपुर को राजधानी बनाया गया तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, क्योंकि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा ऐसा संविधान में राज्यों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल का नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2006 में जो है उत्तराखंड का नाम क्या हुआ करता था? उत्तरांचल हुआ करता था, और उत्तरांचल से जो है उसका नाम परिवर्तित करके जो है उत्तराखंड जो है कर दिया गया। आइएगा, ठीक, तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने
उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करने का उत्तराखंड कर दिया। उत्तरांचल उत्तराखंड विधानसभा ने नाम के बदले की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद स्वीकार कर लिया। और भारत के ऐसे राज्य क्षेत्र जिनके नामों में परिवर्तन किए गए हैं, आइएगा देखिएगा। संयुक्त प्रांत 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया। त्रावणकोर कोचीन 1 नवंबर 1956 को केरल कर दिया गया। मद्रास 14 जनवरी 1966 को तमिलनाडु कर दिया गया। मैसूर 1973 में जो है कर्नाटक कर दिया गया। फिर लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप को जो है 1 नवंबर 1973 को जो है लक्षद्वीप कर दिया गया। दिल्ली को 1992 में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उत्तरांचल की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तराखंड जो है लागू कर दिया गया, लागू, ठीक, जबकि नाम में जो है वर्ष 2000 में ही जो है परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट है पांडिचेरी, ठीक, तो इसको क्या बना दिया गया, पुदुचेरी। कब? 1 अक्टूबर 2006 को। उड़ीसा 1 नवंबर 2011 को क्या कर दिया गया, उड़ीसी, क्या हो गया, उड़ीसा जो है कर दिया गया। क्लियर? चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? भाई 29 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 29 हो गई थी। मगर जम्मू कश्मीर जब से समाप्त हुआ है ना राज्य की कैटेगरी से, ठीक, राज्य की कैटेगरी से समाप्त हुआ है, तब से संख्या जो है 28 हो गई है। ठीक, जब तेलंगाना बना था तो उस समय जो है संख्या क्या थी? 29 थी। क्लियर? और तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था भाई? 2 जून 2014 को। क्या? 2 जून 2014 को हुआ था। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, किंतु जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय के बाद जो है संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। क्लियर? चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, तो राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार जो है काल क्रम पूछ रहा है कि माने उनका क्रम जो है क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? सिक्किम जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या? सिक्किम राज्य देखने को मिलेगा। फिर आपको जो है अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो है आपको छत्तीसगढ़ जो है देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ के बाद जो है आपको झारखंड राज्य जो है वो देखने को मिलेगा। क्या? झारखंड राज्य जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो सिक्किम का गठन जो है 2 अप्रैल 1975 को हुआ। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है 2 फरवरी 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में और झारखंड का 15 नवंबर 2000 में हुआ था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम, क्या पूछ रहा है? अवरोही क्रम पूछ लिया है, तो ध्यान पूर्वक जो है इसका राइट आंसर करना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का गठन जो है 1966 में हुआ। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र आप सभी जानते हैं 19 जो है 60 में जो है बना था। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो ये 1949 में जो है बन गया था। क्या? 1949 में जो है बन गया था। तो ये क्या पूछा था यहाँ पर? आरोही क्रम पूछा था और वही हमने लगा दिया। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। तो हरियाणा का गठन जो है 1 नवंबर 1966, महाराष्ट्र 1 मई 1960, राजस्थान 1 मई 1949। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, चलिएगा भैया, फिर से जो है इनको व्यवस्थित कर देते हैं। आइएगा एक साथ मिलकर के। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, और सबसे पहले कौन आएगा भाई? तो सबसे पहले आएगा नागालैंड। क्या आएगा? नागालैंड जो है आपका आएगा। ठीक, फिर आएगा आपका हरियाणा। क्या आएगा? हरियाणा। फिर आपका हरियाणा के बाद जो है क्या आएगा? तो आपका चौथा राज्य आएगा मेघालय। क्या आएगा? मेघालय। ठीक, और फिर आपका लास्ट में आएगा सिक्किम। क्या आएगा? सिक्किम जो है आएगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आए? देखिए नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड जो है आपको 1963 में देखने को मिलता है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो ये 1966 में देखने को मिलता है। मेघालय की अगर मैं बात करूं तो ये 1972 में देखने को मिलता है।
सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो ये 1975 में देखने को मिलता है। इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं। तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में, हरियाणा 1 नवंबर 1966, मेघालय जनवरी 1972, सिक्किम जो है 26 अप्रैल 1975। जैसा कि हमने बताया, बस हाँ हमने आपको डेट नहीं बताई थी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया राज्य है और अस्तित्व में आए राज्य हैं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, आपको कुछ नहीं देखना, 2014 देखना है और आपको तेलंगाना देखना है, और सीधे सी के सामने क्या रख देना, 4। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है भाई, यहाँ पर भी 4 है। लो जी, मामला जो है थोड़ा सा कैड़ा पड़ गया। अब झारखंड हम सभी जानते हैं 2000 में बना था, तो झारखंड के सामने जो है 1 रख दो। तो बी के सामने 1 यहाँ पर है, मगर 2 तो पहले ही कट गया है। ठीक, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर जो है 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जो आपको पता है ना उसके बेस पे भी जो है आप आंसर ले सकते हो। क्लियर, आई होप आपको यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। मगर 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 जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे नागालैंड की अगर मैं बात करूं, तो नागालैंड का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ, 1963 में हुआ था। ठीक, और यहां पर आपको पूरे ऑप्शन में ना 1963 भाई देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ना एक गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चन में। ठीक, क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, तो 1963 नहीं दिया गया है, जबकि नागालैंड राज्य जो है बना था 1963 में। बाकी का प्रॉपर सही है। ठीक, सिक्किम की भी अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है 1975। ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मिलन जो है 3 से हो जाएगा। मगर नागालैंड का जब हम मिलन 2 से करने जाएंगे तो मिलन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, 1962 लिखा है, जबकि इसका फॉर्मेशन जो है 1963 में हुआ था। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक, नागालैंड राज्य वर्ष जो है 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में अस्तित्व में आया था। उल्लेखनीय, नागालैंड वर्ष 1963 में हुआ था, जबकि विकल्प में 1962 दिया गया है, जो कि गलत है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। तो वही बात बोली है जो हमने क्वेश्चन को करते समय जो है महसूस की थी। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से जो है आपसे क्या पूछ रहा भाई, तो सही क्रम पूछ रहा है। ठीक, राज्यों का दर्जा प्राप्त के आधार पर। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में सबसे पहले आपको नागालैंड देखने को मिल रहा। तो भाई नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था 1963। हरियाणा तो अब तक आपको रट जाना चाहिए भाई, 1966 में। क्लियर, फिर सिक्किम भी कई बार जो है क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, ये भी आपको रट जाना चाहिए 1975 में। ठीक, और रह गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1987 में। क्लियर, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो उपरोक्त राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है, नागालैंड 1963, ठीक, हरियाणा 1966, और सिक्किम जो है 1975, तथा अरुणाचल प्रदेश 1987। क्लियर, चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्यतः सिविल कोड लागू है। ठीक, तो भैया अभी तक तो एक ही राज्य था, मगर अब जो है धीरे धीरे करके जो है कई राज्य जो है बन चुके हैं और बन रहे हैं। तो अब तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है गोवा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2009 में जो है पूछा गया था। अभी लेटेस्ट जो है, ठीक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, उत्तराखंड स्पेशली जो है सुनने में आ रहा, वहां पर जो है ये जो है केंद्र सरकार भी इसको लेकर के जो है बहुत एक्टिव मोड पे है। क्लियर, भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य जहां नागरिक संहिता या फिर कॉमन सिविल कोड लागू है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सामान्य सिविल संहिता की बात कही गई है, तथा राज्यों में इसे लागू करने संबंधी अपेक्षा की गई है, किंतु अभी तक गोवा राज्य को छोड़कर के किसी अन्य राज्य ने इसे नहीं अपनाया है। मान्यता सामान्यतः या फिर सामान्य सिविल संहिता इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, वे किसी भी धर्म को
क्यों ना माने, तो चाहे मैं हिंदू धर्म से हूं चाहे मैं मुस्लिम धर्म से हूं, तो हम सभी के लिए जो है नागरिक कानून एक ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से जो है कौन कौन से राइट आंसर होंगे। तो भाई जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। और फिर यहाँ पर हमसे सीक्वेंस लगवा रहा है। ठीक, तो पहले कह रहा है हरियाणा राज्य का बनना, फिर कह रहा है भारत में चौथा आम चुनाव, फिर है मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना, फिर है मैसूर राज्य का नाम बदल करके जो है कर्नाटक कर देना। तो भाई मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हरियाणा राज्य का बनना, फिर भारत में चौथा आम चुनाव होना, फिर मेघालय तथा त्रिपुरा का जो है पूर्ण राज्य बनना, फिर मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन तथा कर्नाटक रखना। क्लियर, तो ये घटनाएं जो है सीक्वेंस में होनी चाहिए। आइएगा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। पंजाब से पृथक होकर के हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक स्वतंत्र राज्य बना। भारत में चौथा आम चुनाव इंदिरा गांधी के समय 1967 में हुआ, तो इसके बाद ही हुआ था। मेघालय तथा त्रिपुरा पहले असम का भाग थे, लेकिन 21 जनवरी 1972 को अर्थात 1972 को जो है इन्हें असम से अलग करके जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये भी इसके बाद आ रहा है। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा तत्कालीन मैसूर को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था और 1973 में इसका नाम बदल करके तो 1972 के बाद जो है इसका नाम परिवर्तित हो रहा है। तो सारी की सारी घटनाएं जो है सीक्वेंस से जो है लगी हुई हैं। चलिएगा, अब यहां पर आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब मिसमैच आपको देखने को मिलता है। क्लियर है भैया? तो मिसमैच क्या देखने को मिलने वाला है आपको, आइए देखते हैं भाई। ठीक, तो कानून के समक्ष समानता नागरिकों और अनागरिकों दोनों के लिए बिल्कुल सही है। राज्यों के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति बिल्कुल नहीं है भैया, ये है संसद की शक्ति। किसकी शक्ति है? संसद की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा। और संसद ऐसा जो है सिंपल मेजोरिटी से करेगी। ठीक, अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों के निर्माण व राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन तथा क्षेत्रों को घटाने या बढ़ाने संबंधी निर्णय भारतीय संसद द्वारा लिए जाते हैं। इनमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के पास अध्यादेश को ठीक उनके मत जानने हेतु भेजता है, लेकिन यह मत संसद पर वाधिकारी नहीं होता। शेष अन्य युग्म सही सुमेलित हैं, अर्थात संसद चाहे तो न माने और राष्ट्रपति भी चाहे तो न माने। उनकी रिकमेंडेशन, किनकी रिकमेंडेशन? जिन राज्यों की विधानसभा के पास वो प्रपोजल भेजा गया। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था भैया, कब बनाया गया था? ठीक, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया किस अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें अमेंडमेंट के द्वारा। और डियर स्टूडेंट, ये 35वां अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हो गया था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? मगर हम बात करें कि इसको फाइनली राज्य कब बनाया गया, तो उसके लिए जो है एक 36वां भी जो है संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1975 में हुआ था। ठीक, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उसे जो है राज्य बनाया गया था, नो डाउट। मगर इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या? पूर्ण राज्य का जो है दर्जा गया था। यहां पर जो है उसे आंशिक राज्य जो है बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है भारत का जो है 22वां राज्य जो है बना था। क्या? 22वां राज्य जो है बनाया गया था। क्लियर, चलिए आइएगा। ठीक, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा, वही मैंने कहा ना, एक जो है इनकम्प्लीट स्टेट बनाया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा या अंतर्गत सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और यह भारत का जो है 22वां राज्य जो है बनाया गया था। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से एक कथन जो है असत्य है और वही असत्य को जो है आपको पहचानना है। तो यहाँ पर 3 सत्य हैं, आइएगा पढ़ लेते हैं। मैसूर राज्य का नाम जो है तमिलनाडु रखा गया, तो भैया पहला ही पकड़ में आ गया, तो यही जो है गलत है। क्या है? यही गलत है। क्यों? क्यों गलत है गुरुजी? क्योंकि मैसूर राज्य का नाम बदल करके जो है तमिलनाडु नहीं किया गया था। क्या किया गया था? कर्नाटक किया गया था। क्या किया गया था? कर्नाटक। तो मैसूर किसका नाम था भाई? कर्नाटक का। क्लियर, चलिएगा। अब देख लीजिएगा, मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नाम, नया नाम जो है तमिलनाडु नहीं था। क्या था? अपितु कर्नाटक था। कर्नाटक का नाम जो है डाडू, डाडू शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है ऊंची भूमि। क्लियर, चलेगा। और वैसे भी दक्षिण भारत में जो है आपको पठारी भाग देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन यहां पर आपको बताने हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से जो है क्या एक सही है, क्या दो सही है, या फिर दोनों सही हैं।
ठीक, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। आइए, बहुत बढ़िया। तो पहला कह रहा है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। बात एकदम सॉलिड है भाई। ठीक, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया गया। ये भी बात सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। फर्स्ट और सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिएगा आइएगा। ठीक, तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता बी राघवाचारी ने की थी। 1948 में गठित एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को ठुकरा दिया था। बाद में आयोग की संस्तुति पर विचार करने के लिए जेवीपी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टामी सीतारमैया समिति ने जो है भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को भी ठुकरा दिया था। क्लियर, और ये घटनाएं जो है 1947, 48, 49 की थी। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघ केंद्र शासित प्रदेश। आइएगा परिचय करा देते हैं सबसे पहले। तो 1974 ईस्वी में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए जिन्हें बाद में मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहा गया। 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन्हें गठित किया गया। संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यह आपको जो है भाग 8 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 239 से लेकर के जो है 241 के बीच में जो है देखने को मिलेंगे, जो कि केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है केंद्र से शासित प्रदेश 8 है, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली तथा दमनदीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर, अन्य अधिनियम की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर व लद्दाख भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किए गए। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल करके जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, अर्थात एनसीआर कर दिया गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लो जी, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो सीधी सी बात है गोवा नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी? क्योंकि गोवा बच्चे राज्य है। क्या है? राज्य है। आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान की अनुसूची फर्स्ट में भारत के राज्यों और राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया। 26 जनवरी 2000 के अनुसार भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमनदीप जो कि 26 जनवरी 1920 को एक कर दिए गए, और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जो है बनाया गया, और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। क्लियर, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली क्या है? तो दिल्ली भैया क्या है? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर एक स्वायत्त परिषद है? तो डियर स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि दिल्ली क्या है भाई? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर, चलिएगा आइएगा। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 96वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम परिवर्तन करके जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिए जो है 60 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की जो है व्यवस्था की गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ठीक, तो यहां पर आपको बताना है कि भाई सबसे बड़ा जो है संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा दिल्ली जो है सबसे बड़ा जो है संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक, इसके अलावा दिल्ली एकमात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। अदर किसी यूटी को देखें या फिर केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो उनके पास खुद का जो है हाई कोर्ट नहीं है। क्लियर, चलिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है दिल्ली है, जिसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में भारत के संघ राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य जो है लद्दाख है। ठीक, इसका क्षेत्रफल जो है 1,68,055 वर्ग किलोमीटर है। द्वितीय स्थान पर जो है जम्मू कश्मीर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि पर। इसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, और फिर जो है दिल्ली आता है। क्लियर, फिर पुदुचेरी आता है। तो अब आंकड़े बदल चुके हैं, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, ठीक, फिर दादर नागर हवेली और दमनदीप। क्लियर है, तो अब जो है डाटा जो है चेंज हो चुका है, और ये क्वेश्चन
जब पूछा गया था। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था भाई? 2014 में पूछा गया था, जब न तो जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ था, ना ही लद्दाख का निर्माण हुआ था, और ना ही दादर नागर हवेली को जो है जोड़ दिया गया था। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर आपके सामने है केंद्र शासित प्रदेश और उनको जो है कब बनाया गया, इससे रिलेटेड जो है आपको आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप का निर्माण जो है 1956 में किया गया। तो ए के आगे जो है हमें क्या लगा लेना चाहिए? 4। देख लीजिए भाई, ठीक। तो 2 ऑप्शन तो चले गए, 2 ऑप्शन बच गए, ठीक। चलिए, तो फिर है दमन और दीप। और देखिए, दमन और दीप की अगर मैं बात करूं तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1962 में हुआ था, और हम लगा लेते हैं बी के आगे 3, ठीक। तो यहां पर जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बी के आगे जो है 2 है, यहां पर बी के आगे 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप द्वीप समूह को अलग करके पृथक संघ शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 1 नवंबर 1973 को जो है लक्षद्वीप नाम दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट है दिसंबर 1961 में गोवा, दमनदीप और को जो है पुर्तगाली आधिपत्य से जो है भारतीय क्षेत्र में जो है मिलाया गया, तथा 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमनदीप को जो है भूत लक्ष्य प्रभाव से 20 दिसंबर 1962 से जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा 1 नवंबर 1966 को जो है चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तथा 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है अगस्त 1961 को जो है दादर और नगर हवेली को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है संघ शासित में जो है शामिल किया गया। ज्ञातव्य है कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली तथा दमनदीप को जो है दमनदीप को जो है संयुक्त जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भैया सुमेलित ढूंढना है। क्या ढूंढना है भाई? सुमेलित ढूंढना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 240 का फर्स्ट का घ, जो कि पुदुचेरी से संबंधित है। क्लियर? चलेगा, तो सुमेलित नहीं है, तो भैया यही जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी जो है सुमेलित हैं। ठीक, तो मैचिंग सही है। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? बार बार पूछ रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, आइएगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में ठीक विकल्प डी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 240 फर्स्ट का घ जो है संबंध जो है दमन और दीप से है, न कि पुदुचेरी से। पुदुचेरी से संबंध में जो है आपको आर्टिकल 240 का जो है फर्स्ट का ई जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? भाई गलत बताना है आप लोगों को। क्या बताना है? गलत बताना है। फटाफट से जो है गलत बता दीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादर और नागर हवेली जो है वर्ष 1994 में तक जो है फ्रांसीसी औपनिवेशिक जो है शासन के अंतर्गत थे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो आपको यहां तक जो है एक पूछ लेनी चाहिए मुझसे। ठीक, चलिए आइएगा। ठीक, चलिए, तो दादर और नगर हवेली जो है वर्ष 1954 तक जो है पुर्तगालियों के अधीन थे, फ्रांसीसियों के अधीन नहीं थे। ठीक, दादर और नगर हवेली का भारत में विलय का निर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हस्तक्षेप से किया गया था। दमन एवं दीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 56वें संविधान संशोधन 1987 में जो है गोवा से अलग करके किया गया था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है, एक टापू है। क्लियर? और ये द्वीप आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के ठीक गुजरात के जो है काठियावाड़ में जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, आगे लेकर के चलते हैं। तो आगे हम आपको बता दें डियर स्टूडेंट कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की ये बुक अभी तक परचेज नहीं किए तो बुक को परचेज कर लीजिएगा। बाकी का ये क्लास, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस सेशन को दूर तक जो है पहुंचाइएगा और शेयर करते रहिएगा। इसके अलावा
आज ही ऐसे बेहतरीन कंटेंट के लिए किसी भी बुक स्टोर से भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक को जो है अपना हमसफर बना लीजिए, अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि इस बार आईएएस या हो पीसीएस, मगर हमारा होगा प्रीलिम्स पॉसिबल। ठीक, और प्रीलिम्स पॉसिबल किसके साथ होगा? अरिहंत पब्लिकेशन के साथ। क्लियर? चलिएगा, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले आप सभी को, ठीक, आप सभी को जो है हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, किसकी? महाशिवरात्रि की। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।